नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सृष्टि द क्रिएशन। जैसा कि आपको पता चल ही चुका है कि यह क्लास यूपीएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होने वाली है, होमगार्ड की जो परीक्षा होने वाली है, यानी कि जिन भी परीक्षाओं में जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उन सारी परीक्षाओं के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में एक दिन में लगभग आपके 60 क्वेश्चन कराए जाएंगे और यह क्लास 2 शिफ्ट में चलेगी। पहला वीडियो आपको सुबह मिलेगा और दूसरा वीडियो शाम को मिलेगा। तो वीडियो को देखिए, अपनी परीक्षा की तैयारी करिए और आनंदित रहिए, ठीक ना। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक ना। तो पहले रिवीजन क्लास को करेंगे, फिर मूल क्लास पे आएंगे, ठीक ना बाबू। तो रिवीजन क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पहले ये पढ़ा था कि केंद्र सरकार ने, पहले करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? इतिहास को पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान को पढ़ेंगे, ठीक ना। और शाम के वक्त क्या मिलेगा आपको? पॉलिटी मिलेगा, भौतिक विज्ञान मिलेगा और करंट अफेयर्स मिलेगा। यानी कि सुबह भी क्लास मिलेगी और शाम को भी क्लास मिलेगी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि केंद्र सरकार ने देश भर के राज्यपाल आवासों का नाम बदलकर क्या रख दिया? केंद्र सरकार ने देश भर के राज्यपाल आवासों का नाम बदलकर क्या रख दिया बाबू? तो रख दिया है लोक भवन। नाम याद रखिएगा, क्या नाम रख दिया है? अब लोक भवन। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। ऊर्जावान योजना का शुभारंभ कहां किया गया? ऊर्जावान योजना का शुभारंभ कहां किया गया? तो ऊर्जावान योजना का शुभारंभ विजयवाड़ा में किया गया। कहां किया गया बाबू? विजयवाड़ा में किया गया, ठीक। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? तो 2 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 2 दिसंबर को मनाया गया। आगे बढ़े, चलिए रिवीजन क्लास है, थोड़ा तेज चलने का प्रयास करेंगे हम लोग, फ्री स्लो तो हम चलते ही हैं। अगला क्वेश्चन। भारत में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? भारत में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है बाबू? 930 हो गया है। कितना हो गया है? 930 हो गया है, ठीक। आगे बढ़े, चलिए वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम हो गया है? वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम हो गया है बाबू? तो इन खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। क्या नाम है इनका? रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन, चलिए किस देश ने सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी, नाम याद रखिएगा, अजलन शाह ट्रॉफी कप जीता है? किस देश ने सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप जीता है? तो इनका ये देश है, ये कौन सा देश है? ये देश है बेल्जियम। और किसको हरा के जीता है? तो भारत को हरा के जीता है। किसको हरा के जीता है? भारत को हरा के जीता है, ठीक। आगे बढ़े, चलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहां बीमा सखी योजना लॉन्च की है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहां बीमा सखी योजना लॉन्च की है? तो पानीपत में लॉन्च की है। कहां पे लॉन्च की है? पानीपत में लॉन्च की है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आराम से याद करने का प्रयास करिए। याद करने का प्रयास क्लास में ही कर लीजिए, ठीक ना। भारत ने विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत ने विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्थान हासिल किया है बाबू?
8वां स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान हासिल किया है? 8वां स्थान हासिल किया है। 9वें नंबर का क्वेश्चन, आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई का नया गवर्नर संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने सभी धर्मों के लिए बहुविवाह पे प्रतिबंध लगा दिया है? तो असम राज्य की विधानसभा में सभी धर्मों के लिए बहुविवाह पे प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन अब हिस्ट्री से, जो रिवीजन क्लास का है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? तो कौन थे रॉबर्ट ब्रूसफुट बाबू? एक भूगर्भ वैज्ञानिक हैं और पुरातत्वविद हैं। ठीक ना, एक भूगर्भ वैज्ञानिक हैं और पुरातत्वविद हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण कहां से प्राप्त किया था? क्वेश्चन क्या है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण कहां से प्राप्त किया था बाबू? तो मद्रास के निकट पलवरम नामक स्थान से किया था। ठीक ना, पलवरम नामक स्थान से किया था। ठीक, आगे बढ़ा जाए, चलिए, शब्द ही ऐसा है। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? फिर से क्वेश्चन रिपीट करें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो इनका नाम है बाबू थॉमसन। इनका क्या नाम है? थॉमसन ने किया था। ठीक, वन लाइनर टाइप क्वेश्चन इसलिए पढ़ाते हैं कि जल्दी जल्दी ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक ना, फालतू क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है कि उस देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो उस देश के सिक्का कौन सा है, उस देश की प्रदेश के राज्यपाल कौन है। ठीक ना, तो उल्टा सीधा पढ़ने से अच्छा है मूल पढ़िए। ठीक ना, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पिता कौन है या किसको माना जाता है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पिता किसको माना जाता है बाबू? इनका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। इनका क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। भारतीय इतिहास को जानने के कौन कौन से साधन हैं? तो भारतीय इतिहास को जानने के दो साधन हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साधारण सी बात है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? तो साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ बाबू वेद है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, वेद के संकलन कर्ता कौन है? तो वेद के संकलन कर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। ठीक ना, आगे बढ़े, चलिए। वेदों की संख्या कुल कितनी है? तो वेदों की संख्या कुल 4 है। पहले का नाम है ऋग्वेद, दूसरे का नाम है सामवेद, तीसरे का नाम है यजुर्वेद और चौथे का नाम है अथर्ववेद। आगे बढ़ा जाए, चलिए। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? तो वेद त्रयी के अंतर्गत बाबू 3 ही वेद आते हैं। पहले का नाम है ऋग्वेद, दूसरे का नाम है सामवेद और तीसरे का नाम है यजुर्वेद। तो वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक ना, वेद त्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है हमारा? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक ना,
अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। ठीक ना। अब आते हैं साइंस की तरफ। ठीक ना। साइंस में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र के जनक है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस नाम याद रखिएगा, थोड़ा क्रिटिकल नाम है। ठीक ना। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? एंथोलॉजी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़े। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक सॉरी हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ठीक, पादप जीवाश्मों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, 7वें नंबर का क्वेश्चन, बॉटनी भाषा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी भाषा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक ना। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी शब्द याद रखिएगा। फाइकोलॉजी में कई बार प्रश्न पूछ चुका है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो 100% प्रश्न कहीं ना कहीं से पूछे गए हैं, और एक परीक्षा में नहीं, कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक ना। तो होमगार्ड की जो भर्ती है, यहाँ तक कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो भर्ती होने वाली है, इन भर्तियों के मद्देनजर ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं बाबू। ठीक ना। क्यों इन क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन कर लिया जाए तो हमको नहीं लगता कि इसके बाहर कुछ आएगा। ठीक, चलिए, तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, अब आते हैं आज की मूल क्लास पे। ठीक ना। तो आज की मूल क्लास में जो करंट अफेयर्स है उसका पहला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ की स्थापना दिवस कब मनाया गया? यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को मनाया गया था। ठीक ना। 11 दिसंबर को मनाया गया, यानी पिछले 11 दिसंबर को मनाया गया था। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? मेजर जनरल राजन महाराज के द्वारा लिखी गई है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहां पाई गई है? तो मालदीव में पाई गई है। हाल ही में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहां पाई गई है? तो मालदीव में पाई गई है। अगला क्वेश्चन 4थे नंबर का आज का, कि भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है बाबू? तो भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पोर्ट बना है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, पिछले दिनों चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। कहां पे स्थित है? ये केरल में स्थित है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे युवा फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम है सर्वज्ञ कुशवाहा। क्वेश्चन क्या है? दुनिया के सबसे युवा फेडरेटेड खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्वज्ञ कुशवाहा बने हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन, पिछले दिनों टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना? पिछले दिनों टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना? इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। कहां के राष्ट्रपति हैं? ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला
निजी क्षेत्र नेविगेशन इनोवेशन हब कहाँ बना है? तो केरल में बना है। केरल में कहाँ बना है? तिरुवनंतपुरम में बना है बाबू, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, पिछले दिनों किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है बाबू? तो गूगल ने किया है। ये क्या है? विलो चिप क्या है बाबू? विलो चिप ऐसी चिप है कि जो हमारा सुपर कंप्यूटर जो गणना लगभग 10-20 करोड़ साल में करेगा, यह विलो चिप 5 मिनट में कर लेगी, 5 मिनट में कर लेगी। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जो ब्रह्मांड के रहस्य हैं वो सुलझाए जा सकते हैं। चिकित्सा संबंधित जितने भी रोग हैं उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसका इलाज करना अब संभव हो जाएगा। यानी कि आगामी 10 सालों में पूरी दुनिया बदलने वाली है, ठीक ना बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन, पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव कहां शुरू हुआ था? तो भोपाल में शुरू हुआ था। कहां शुरू हुआ था? भोपाल में शुरू हुआ था, ठीक ना। अब आते हैं इतिहास वाले क्वेश्चन पे। इतिहास में पहला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की कुल 2 शाखाएं हैं। पहले का नाम है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे का नाम है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक ना। यजुर्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की कुल 2 शाखाएं हैं। पहला का नाम है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे का नाम है शुक्ल यजुर्वेद। आगे बढ़ा जाए, चलिए। सामवेद की अधिकांश ऋचाएं किस वेद से ली गई हैं? सामवेद की अधिकांश ऋचाएं किस वेद से ली गई बाबू? तो ऋग्वेद से ली गई हैं। किस वेद से ली गई हैं? ऋग्वेद से ली गई हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए। वैदिक साहित्य को किस और नाम से जाना जाता है? तो वैदिक साहित्य को श्रुति नाम से जाना जाता है। वैदिक साहित्य को किस और नाम से जाना जाता है? तो वैदिक साहित्य को श्रुति नाम से जाना जाता है, ठीक। चौथे नंबर का क्वेश्चन, किस ग्रंथ में आरण्यकों को वेदों का सार कहा गया है? किस ग्रंथ में आरण्यकों को वेदों का सार कहा गया है? तो महाभारत में कहा गया है, ठीक ना बाबू। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार कुल आरण्यकों की संख्या कितनी है? तो ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार कुल आरण्यकों की संख्या 7 है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में उपनिषदों की कुल कितनी संख्या बताई गई है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में उपनिषदों की कुल 108 संख्या बताई गई है, ठीक ना बाबू। और चीज और जान लीजिए कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है, ठीक ना। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है, यानी वेदों का अंग कहा जाता है, ठीक। सबसे बड़ा उपनिषद और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद और सबसे छोटा उपनिषद है मांडूक्योपनिषद, ठीक ना। मांडूक्योपनिषद, ठीक ना। उपनिषद जो है गद्य शैली में लिखे गए हैं, याद रखिएगा। उपनिषद किस शैली में लिखे गए हैं? तो उपनिषद गद्य शैली में लिखे गए हैं, ठीक ना। और वेदांगों का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वेदांगों का प्राचीनतम उल्लेख मुंडकोपनिषद में मिलता है, ठीक। आगे बढ़ा जाए, चलिए। 8वें नंबर का क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? मुंडकोपनिषद में मिलता है, ठीक ना बाबू। अगला क्वेश्चन, वेदांगों की कुल कितनी संख्या है? तो वेदांगों की कुल 6 संख्या है। पहले का नाम है शिक्षा, दूसरे का नाम है कल्प, तीसरे का नाम है व्याकरण, चौथे का नाम है निरुक्त, पांचवें का नाम है ज्योतिष, छठे का नाम है छंद, ठीक ना। कितनी संख्या है वेदांगों की कुल कितनी संख्या है? तो वेदांगों की कुल 6 संख्या है। सर्वप्रथम पुराण शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सर्वप्रथम पुराण शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है, ठीक ना।
पुराणों की कितनी संख्या है? तो पुराणों की संख्या है 10। और पुराणों के रचयिता कौन है? इसके पहले बताए थे कि लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्र सर्वा हैं। लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्र सर्वा हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आते हैं साइंस पे। साइंस में जो पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में आपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीव विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में आपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रासायनिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? रासायनिक विकास से संबंधित है। द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो इनका नाम है चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। ठीक ना। चार्ल्स डार्विन कौन थे बाबू? चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। ठीक ना, इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था बाबू? तो विकासवाद का सिद्धांत है जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में अनुपस्थित थी? कौन सी गैस पृथ्वी के वातावरण में प्रारंभिक अवस्था में अनुपस्थित थी? तो बाबू ऑक्सीजन था। ठीक ना। ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो पृथ्वी के प्रारंभिक अवस्था में अनुपस्थित थी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, पौधों में बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पौधों में बीमारियों के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। ठीक ना। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। ठीक ना। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी शब्द याद रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की मूल इकाई है बाबू नस्ल। क्या है? नस्ल। ठीक ना। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो जननांकिकी के अंतर्गत किया जाता है। शहद की मक्खी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है बाबू? तो एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ठीक ना। एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, तो आज की क्लास यही थी। ठीक ना। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए। ठीक ना। धन्यवाद।